हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है समास। समास बेसिकली है जो कि कक्षा 9th में पूछा जाता है। और ऐसे तो देखा जाए तो क्लास 7th में भी 8 में भी समास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि अभी अभी झारखंड में जेटेट जेटेट बिहार में बीपीएससी, इन दोनों जगहों पे है जो कि हिंदी का एक अलग ही पहचान है। और इन दोनों परीक्षाओं में भी है जो कि इन सबों से काफी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे हम बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए इस टॉपिक को समझाने के समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये अब देखेंगे हम लोग दोस्तों कि सबसे पहले समास होता क्या है। ठीक है, समास की अगर परिभाषा की बात की जाए तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि दो स्वतंत्र शब्द है, लेकिन उन दोनों को मिला करके या दो से भी अधिक शब्द आप ले सकते हैं। उन दो तीन शब्दों को मिला करके एक अलग शब्द रचना की जाती है, तो उसे है जो कि समास कहते हैं। दो तीन शब्दों को मिला करके है जो कि एक संक्षिप्त, छोटा छोटा करने का मतलब ही होता है संक्षिप्त। आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है क्या, जब दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके एक नया शब्द बनाया जाता है, तो शब्द रचना की इस विधि को समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको शायद समझ में आ जाएगा। आगे हम देखते हैं। समस्त पद समस्त पद जो है समास रचना में दो शब्द या पद होते हैं। कहने का मतलब है कि समास में है जो कि दो शब्दों का मेल होता है और उसे ही हम लोग समस्त पद कहते हैं। और जो दो समस्त पदों का जो मेल होता है उसमें दो पद या फिर दो शब्द मिलकर के बने होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को है जो कि उत्तर पद कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे अगर हम लिखते हैं गंगा जल, गंगा जल, देखिए ये गंगा जो है एक शब्द है और एक जल जो है दो शब्द है। दोनों शब्दों को मिला करके एक शब्द बनता है। तो पहला वाला जो शब्द होता है वो पूर्व शब्द होता है, और ये जो दूसरा शब्द आप देख रहे हैं ये उत्तर शब्द होता है या फिर उत्तर पद कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, ये चंद्रमा के लिए बोला गया, और मुख, इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो चंद्रमुख हम लोग बोलेंगे। तो ये जो पहला शब्द है चंद्रमा, इसे हम लोग पूर्व पद कहेंगे, और ये जो दूसरा शब्द है मुख, इसे उत्तर पद कहेंगे। और ये जो चंद्रमा शब्द है इसे हम लोग समस्त पद कहेंगे। कहने का मतलब है कि जो दो शब्द मिलाकर के कोई समास शब्द बनता है, उसमें से पहला शब्द जो है चंद्रमा, वो पूर्व पद कहलाएगा। जो पहले होगा उसे पूर्व कहेंगे, और जो दूसरे बार में जिसका नाम लिया जाएगा जैसे मुख, इसे हम लोग उत्तर पद कहेंगे। और इन दोनों को जो मिला करके शब्द बनता है चंद्रमुख, उसे हम लोग समस्त पद कहेंगे। आई होप कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे। और नहीं समझेंगे दोस्तों तो आप प्लीज कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर अपना राय कमेंट के माध्यम से दें, ताकि मैं इस पे फिर से एक अच्छी तरह से वीडियो बना सकता हूं। अब चलिए सबसे पहले इसकी भेद की बात की जाए। तो भेद की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में समास का है जो कि 6 भेद होता है। कौन कौन? पहला अव्यय भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुब्रीहि और छठा द्वंद्व समास। ये 6 समास मिल करके है जो कि समास को पूरी तरह से दिखाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले है जो कि हम लोग अव्यय भाव समास देख लेते हैं। अव्यय भाव समास क्या है? इसका पहला है जो कि भेद है अव्यय भाव समास का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया हुआ है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, समस्त पद अव्यय का बोध कराता हो, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले ही कुछ बताया था
कि जो दो शब्दों का मेल हो करके, जब दो शब्दों का मेल होता है तब वो समस्त पद होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय का बोध कराता हो, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। कहने का मतलब है कि पहला पद जो है पूर्व पद, वो क्या है, प्रधान होता है, ठीक है, और समस्त पद मिल करके अव्यय। अगर आप लोगों ने अव्यय शब्द पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए मैं एक और वीडियो है जो कि अव्यय अव्यय शब्दों पे है, जो कि मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा और उसे आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर हम इसकी उदाहरण की बात करें, या उदाहरण हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये देखते हैं। उदाहरण में क्या दिया हुआ, अजन्म। अजन्म कहने का मतलब है, ये आपका पूर्व पद हो गया अ, और उत्तर पद हो गया जन, और अजन्म जो है हमारा ये समस्त पद हो जाता है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं जन्म से लेकर के। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं यथा विधि। यथा जो है हमारा पहला शब्द हो गया, और विधि जो है हमारा दूसरा शब्द, जिसे हम लोग उत्तर पद कहते हैं, और यथा विधि जो है हमारा समस्त पद हो जाता है। इसी तरह हम कह सकते हैं, कहने का मतलब ये है कि यथा शब्द जो है वो जस का तस रहेगा, लेकिन उसके बाद वाला जो उत्तर पद होता है उसमें बदलाव आ सकता है। जैसे हम लोग यथा विधि की जगह है जो कि यथा शक्ति भी लिख सकते हैं। यथा शक्ति, यथा शक्ति की जगह यथा स्नान भी लिख सकते हैं, यथा संध्या भी लिख सकते हैं, यथा कर्म भी लिख सकते हैं, यथा संभव भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो यथा शब्द से ढेर सारा शब्द हम बना सकते हैं। या फिर कहने का मतलब ये है कि आप जो है इसे एक तरह से ये मान करके चलिए कि उपसर्ग वाले शब्द जहां आपको दिखेंगे, वो शब्द है जो कि हमारा अव्ययभाव समास कहलाएगा। अगर आप लोगों को उपसर्ग के बारे में नहीं पता होगा तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, जिसे आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा है जो कि अव्ययभाव समास था। अब अगले पे आते हैं, हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है देखते हैं हम लोग। जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद होता है, उसे उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दोनों पद के मध्य आने वाले विभक्त चिन्हों में कारक चिन्हों का लोप होता है। कहने का मतलब यह है कि दूसरा पद अर्थात उत्तर पद, समझेंगे इस बात को दोस्तों। जिस समास का दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दोनों शब्द के मध्य में, समझेंगे दोस्तों, इस शब्द के दोनों शब्दों के मध्य आने वाले विभक्त चिन्हों में कारक चिन्ह का लोप होता है। अगर आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा तो कारक चिन्ह क्या होता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा। आप लोगों ने एक कहावत भी सुना होगा, कारक को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने का, कर्ता ने कर्म को करण से। हाँ, तो इस तरह से है जो कि ये जो दो शब्दों के बीच में है जो कि कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। जैसे हम लोग देखेंगे देश के लिए भक्ति, आप यहां देखिए, ये पहला देखिएगा देश जोड़ भक्ति, तो दोनों को मिलाकर के देशभक्ति होता है। लेकिन अगर हम इसे तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, और के लिए जो है आपका कारक चिन्ह का के लिए प्रयोग होता है। उसी तरह आप देखेंगे दूसरा पाप मुक्त। पाप मुक्त में है जो कि अगर हम इसे तोड़ेंगे तो पाप से मुक्त। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। मैं उस पर फिर से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। उसी तरह तीसरा हम देखेंगे विद्यालय। तो विद्या के लिए आलय, अगर आप इसे तोड़ करके देखेंगे विद्यालय को, तो हमारा ये निकलता है कि विद्या के लिए आलय। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक
शेयर उन लोगों के पास कीजिए जिसे इनकी इस टॉपिक की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा क्या है? कर्मधारय समास। ठीक है, जिस समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है या फिर बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, उपमेय उपमान का संबंध होता है या फिर बोध कराता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महादेव, महादेव हम किसको कहते हैं? महान है जो देव, है ना, महान है जो देव, देवों की विशेषता को बतलाया जाता है। जैसे महापुरुष हम लिखते हैं महापुरुष, महापुरुष में अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा? महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता को बतला रहा है। कहने का मतलब है कि किसी शब्द में विशेषण, उम्मीद है कि आप लोग पहले कभी विशेषण पढ़े होंगे, विशेषण की परिभाषा जा करके देखेंगे तो क्या होता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो पुरुष शब्द की है जो कि विशेषता को बतला रहा है, क्या बतला रहा है? कि महान है जो पुरुष। तो ये शब्द जो है आपका विशेषण है और इस शब्द में विशेषण विशेष से दिखलाया गया है। अगर दूसरा डिफिनेशन की बात करें, मृगनयनी या फिर मृगनयन, मृगनयन में क्या होता है दोस्तों कि आपको यह दिखलाया जाता है कि मृग के समान नयन। यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या दिया दिया हुआ है, मृग के समान नयन। तो पहले वाले में जो है कि महादेव का, महादेव शब्द में है जो कि महान है जो देव, तो कहने का मतलब है कि उस महादेव में देवता में जो महान है उसकी चर्चा की जा रही है। और यहाँ पे सेकेंड वाले में देखेंगे उपमेय और उपमान की चर्चा की जा रही है। मतलब आपकी आंखों की तुलना है जो कि मृग की आंखों से की जा रही है, उसे हम लोग मृग नयन कहते हैं। कहने का मतलब है किसी से उपमान लेना। ठीक है, उपमा उपमेय है जो कि यह अलंकार का टॉपिक है। और अगर आप अलंकार नहीं जानते हैं तो मैं अगले वीडियो में है जो कि अलंकार की चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रही हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में है जो कि बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर है जो कि आप समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं कोशिश भी यह करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में इस चीज को समझा समझा सकूं। कहने का मतलब है, आप दूसरा डिफिनेशन देखेंगे तो हम लोग बोलते हैं हरा मिर्च। तो क्या है? वो मिर्च की विशेषता है ना। या फिर हम कहते हैं काली मिर्च। काली मिर्च क्या है? मिर्च तो मिर्च है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? काली, लाल मिर्च। ये क्या है? मिर्च की विशेषता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जहां किसी शब्द की या किसी वस्तु की विशेषता को बतलाता है तो हम लोग विशेषण विशेष्य में रखेंगे, या फिर किसी से किसी की तुलना की जा रही हो तो उसे हम लोग बोलेंगे उपमेय उपमान। ठीक है, जैसे हमने शुरू में परिभाषा को पढ़ने के टाइम में लिखा था चंद्रमुख। क्या दिया हुआ था? चंद्रमुख। तो चंद्रमुख में क्या दिया हुआ था कि चंद्रमा के समान मुख। कहने का अर्थ है कि आपके चेहरे की तुलना जो है चंद्रमा से की जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। कहने का मतलब है कि जिस शब्द को आप देखेंगे वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पे माफ कीजिएगा दोस्तों, गलत टाइप हो गया है, नवरत्न होता है, नवरत्न। आधा ता होता है लेकिन यहाँ गलती से, मिस्टेक से है जो कि टाइप हो गया, जो कि नवरत्न हो गया है। नवरत्न होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं 9 रत्नों का समूह। ठीक है, उसके बाद है जो कि दूसरा में आप देखेंगे सप्ताह। सप्ताह क्या होता है? 7 दिनों का समूह। हम लोग बोलते हैं चौराहा। क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? चौराहा। चौराहा आप देखेंगे तो ये जो आपका चौ दिया हुआ है, चौ से कहने का अर्थ है चार।
और राह मतलब 4 राहों का समूह, जिसे हम लोग चौक बोलते हैं। चौक हम लोग इसीलिए बोलते हैं उस जगह को क्योंकि वहां 4 रास्तों का समूह मिल रहा होता है, इसलिए हम लोग चौक या फिर चौराहा कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस समास का पहला पद आपको मैंने बताया था पूर्व पद। पूर्व पद है जो कि पहला पद कहते हैं। पहला पद क्या है? संख्यावाचक। तो यहां देखिएगा, नव में 9 आएगा, सप्ताह में 7 आएगा, चौराहा में 4 आएगा, दुपट्टा, चवन्नी, ये सब क्या है? ये सब आपका पहला पद जो है संख्यावाचक है, और संख्यावाचक होने के कारण यह शब्द है जो कि द्विगु समास में जाए। अगला देखेंगे दोस्तों, पांचवा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? देखिए, जिस समास के दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है। कहने का मतलब है कि दो पदों के मेल से समास बनता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि जिस भी समास के दोनों पदों में है जो कि कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अर्थ की दृष्टि से कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है या होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो शब्द, जैसे दशानन दिया हुआ है, आप देखेंगे दशानन। दशानन में क्या है कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ ना तो 10 से मतलब है और ना ही आनंद से मतलब है। इसका अर्थ निकल के कहा जा रहा है? रावण पे। जिसे, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। या फिर हम ये कह सकते हैं चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। क्या दिया हुआ है? चंद्रशेखर। तो जिसके शिखर पर चांद है। तो किसके शिखर पर चांद है दोस्तों? अर्थात शिव जी, शिव जी। तो शिव जी, यहाँ ना तो चंद्र से कोई मतलब हो रहा है, ना तो यहाँ कोई चंद्र से मतलब है, ना तो शेखर से। यहाँ अर्थ निकल कर क्या आ रहा है दोस्तों? शिव जी। तो कहने का मतलब है कि ना तो दोनों में से कोई भी एक भी पद नहीं प्रधान है, बल्कि दोनों को जोड़ते हुए या फिर दोनों पद के किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहा है या फिर इशारा कर रहा है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, छठा है। छठा में क्या है? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या दिया हुआ है कि जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो। फिर से समझेंगे, पिछले वाले में बहुव्रीहि में दिया हुआ था कि दोनों पद में से कोई भी प्रधान ना हो, लेकिन द्वंद्व समास में क्या दिया हुआ है कि दोनों पद का दोनों प्रधान, मूल रूप से दोनों प्रधान, लेकिन तथा इसमें क्या है? और या अथवा योजक का लोप हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। योजक चिन्ह आपको पता होगा, जिसे हम लोग डैश कहते हैं, जो इस तरह से हम लोग देते हैं, उसे योजक का लोप होता है। कहने का मतलब है कि पाप पुण्य, पाप पुण्य को अगर हम विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तो पाप और पुण्य हो जाएगा। भाई बहन, भाई बहन को है जो कि हम लोग विग्रह करेंगे तो भाई और बहन हो जाएगा। रात दिन, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि विलोम शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, जैसे दिन रात, भाई बहन, माता पिता, पाप पुण्य। तो जहां विलोम वाले शब्द दिख जाए या फिर दो शब्दों के बीच में जहां योजक शब्द मिल जाए, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। फिर से आप एक बार समझेंगे कि जहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है या फिर और, तथा, अथवा, या आदि शब्दों का, किसी दो शब्दों के बीच में इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो हम लोग इसे द्वंद्व समास कहते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और यह टॉपिक जितना जानने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन आप इसी चीज को और 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको यह समस्या कभी नहीं होगी। मैं इसकी गारंटी लेता हूं, क्योंकि यह
टॉपिक पढ़ने में इतना मजा आता है ना, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार पढ़ा है और पढ़ने के क्रम में मुझे यह बहुत ही बढ़िया टॉपिक लगा। और अब ऐसा लगता है कि अब ये तो हलवा है और इसे आराम से पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। आई होप कि आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा लगे कि कितना टफ है या फिर समझने में कठिनाई हो, लेकिन मैं आपको विश्वास ही नहीं भरोसा दिलाता हूँ कि आप एक से दो बार, दो से तीन बार तक अगर हार्डली आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका यह टॉपिक मजेदार तरीके से है जो कि आगे बढ़ेगा और आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें आप आराम से इसको समझ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हुए चलेंगे एक बार समास परिभाषा दो शब्दों के मेल से। ठीक है, दो शब्दों को मिला करके संक्षिप्त बनाते हैं, उस विधि को हम लोग समास कहते हैं। इसमें दो पद या दो शब्द का मेल होता है। पहला पद पूर्व पद होगा और दूसरा पद उत्तर पद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जो कि इसके 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। और इसकी परिभाषा की बात की जाए, इसके भेद की, तो अव्यय भाव में है जो कि पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद मैंने आपको पहले ही बताया, जो पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। और इसमें मूल रूप से देखा जाए तो मूल रूप में क्या होता है कि इसमें आपका उपसर्ग वाले शब्द देखने को अधिक मिलेंगे। ठीक है, अगला है जो कि आपका तत्पुरुष शब्द, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में है जो कि कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, कारक चिन्ह कहने का मतलब है कि कारक के 8 भेद होते हैं, तो उसी में से कोई एक उसका जो चिन्ह होता है कारक का, कर्ता का अगर आप देखेंगे तो ने होता है, कर्म का देखेंगे तो को होता है। तो इसी तरह से किसी न किसी चिन्ह का दो शब्दों के बीच में मेल रहता है, तब जाकर के यह समझ में आता है कि यह तत्पुरुष समास है। जैसे देशभक्ति, देशभक्ति में अगर आप तोड़ेंगे उसे, उसे विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति। ठीक है दोस्तों, अगला देख लीजिए। अगला में कर्मधारय, मैंने बताया कि कर्मधारय में विशेषण विशेष्य या फिर उपमा उपमेय उपमान देखने को मिलेगा। उसके बाद चौथा में है जो कि द्विगु, द्विगु में है जो कि आपको अधिकतर देखेंगे कि आपको संख्यावाचक शब्द मिलेंगे। ठीक है, संख्यावाचक मतलब आपका नवरत्न बता ही चुके हैं, सप्ताह, चौराहा। उसके बाद भी अगर आप दुपट्टा देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए पंचतंत्र। उसके बाद है जो कि चौमासा, चौमासा है जो कि 4 माहों का समूह। उसके बाद है जो चवन्नी। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसे हम लोग द्विगु समास के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद बहुब्रीहि समास में है जो कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन किसी तीसरे ओर की ओर संकेत करते हैं, वैसे उसे ही हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। और अगला और लास्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में है जो कि दोनों शब्द मूल रूप से प्रधान होते हैं, लेकिन विग्रह करने पे या अलग करने पे तथा और अथवा या आदि शब्दों का है जो कि उसमें तथा अथवा और आदि शब्दों का है जो कि लोप होता है। और उसमें योजक, यहाँ पे माफ कीजिएगा, योजन योजन लिखा गया है, जबकि यहाँ पे है जो कि योजक होगा, योजक। योजक चिन्ह जिसे हम लोग डैश कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और इसे ही हम लोग है जो कि द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न है, और इस प्रश्न को है जो कि आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग जो भी बताएंगे बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी बताएंगे तो मेरे आने वाले अगले वीडियो में है जो कि मैं इसका उत्तर बहुत अच्छे से बता करके, समझा करके है जो कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला है क्या, सुख दुख। सुख दुख में है जो कि आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह का लोप होता है। योजक चिन्ह क्या, डैश। तो आप यहाँ देखेंगे सुख दुख के बीच में है जो कि क्या है, डैश है। तो इसमें आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास। समझाने के लिए मैंने एक का उत्तर दे दिया है, लेकिन इन 6 का है जो कि 7 है जिसका मैंने एक का उत्तर आपको बता दिया।
आप कमेंट के माध्यम से इन 6 का उत्तर जरूर दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मैं आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों को शेयर शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और जो इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। चलिए फिर मिलता हूं मैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।